नमस्कार दोस्तों, रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रट्टा मार की हमने पिछली क्लास में देखा था, हम पढ़ रहे थे प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां। क्लियर है? मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और पीडीएफ निकाल लेंगे। पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेंगे कहाँ से? रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आधुनिक साहित्यकार की कड़ियों में सुभद्रा कुमारी चौहान तक पहुंच गए थे। अब हम आगे चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। हमें आधुनिक साहित्यकारों में यह भी देखना आवश्यक है कि वह मध्य प्रदेश के किन जिलों से संबंधित है। क्लियर है? तो इनका जन्म भयाना शाजापुर में हुआ। कब हुआ यह याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं भी याद हो तो कोई समस्या नहीं है, पर यह जरूर याद होना जरूरी है कि कहाँ हुआ। तो भयाना शाजापुर। नवीन जी द्विवेदी युग के कवि हैं। क्लियर है? नवीन जी ने क्या किया है? प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया है। क्लियर है? इन्हें 1955 में राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया था। तो ऐसा कौन सा कवि जिन्हें राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया? बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्लियर है? आप समझ में आया आपको कि क्यों हमें एक्स्ट्रा जानकारी भी रचनाओं के अलावा पढ़नी जरूरी है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं और इन्हें कौन सा जरूरी पुरस्कार मिला। तो 1960 में इनका निधन हुआ और 1960 में ही पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पहले पद्म भूषण पुरस्कार मिला, बाद में 1-2 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? चलिए रचनाएं। महाकाव्य खंडकाव्य। तो महाकाव्य था उर्मिला, ठीक। खंडकाव्य था प्राणपण। और रचनाएं कैसे याद करेंगे? आप इनकी रचनाओं के नाम देखेंगे ना, तो नवीन जी की रचनाएं लड़कियों के नाम पर बहुत है। उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा। क्लियर है? अपलक, क्वासी, विनोबा, स्तवन, हम विश्वाई जीवन के। क्लियर है? तो लड़कियों के नाम कुमकुम, रश्मि रेखा, है ना? तो ऐसे नाम किसने दिए? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने दिए। क्लियर है? 1960 में क्या मिला? पद्म भूषण मिला। 1955 में क्या बनाए गए? राजभाषा आयोग के सदस्य बनाए गए। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा कवि जिसे पद्म भूषण व राजभाषा आयोग का सदस्य दोनों बनाए, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला व राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। उर्मिला इनका क्या? महाकाव्य। प्राणपण इनका क्या? खंड काव्य। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। पंडित हरिशंकर परशाई जी। इनका जन्म कहाँ पर? देख लेते हैं। इनका जन्म जमानी ग्राम नर्मदापुर। क्लियर है? नर्मदापुर यानी कि क्या? पुराना होशंगाबाद, उसी का नाम बदल के नर्मदापुरम हुआ। बढ़िया, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इन्होंने वसुधा और प्रहरी नामक पत्रिकाओं का संपादन जबलपुर से किया है। वसुधा और प्रहरी नामक पत्रिकाओं का। अब रचनाओं में क्या क्या रचनाएं, इनकी रचनाएं आप देखेंगे ना, तो नाम बड़े दिलचस्प है इनकी रचनाओं के, तो उन्हें कविता जैसे पढ़ते चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? इनका अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई ये उपन्यास है, यह निबंध संग्रह है, यह खंड काव्य है, यह महाकाव्य है। अगर ऐसे याद ना भी हो पाए तो इसके चक्कर में इतना परेशान मत होइएगा। आप तो बस पहले स्टेप ये रखो कि रचनाएं याद हो जाए। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। रानी नागफनी किसकी खोज में निकली? तट की खोज में निकली। क्लियर है? रानी नागफनी किसकी खोज में निकली? तट की खोज में निकली। तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, 2 रचनाएं। ठीक। अब आगे। तब की बात और थी जब क्या थे? भूत के पांव पीछे थे। क्यों? बेईमानी की परत थी, पगडंडियों का जमाना था। ठीक। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे थे, पगडंडियों का जमाना था। क्लियर है? ऐसे पढ़ते चलेंगे तो याद होता चलेगा। सदाचार का ताबीज। ताबीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि बेईमानी की परत है। सदाचार का ताबीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि बेईमानी की परत है। बेईमानी होगी तो ताबीज की जरूरत तो पड़ेगी। क्लियर है? फिर क्या बोलता है आदमी कि भाई इतनी बेईमानी है कि ताबीज रखनी पड़ रही है, इसलिए क्या है भाई? शिकायत तो मुझे भी है। क्या है? शिकायत तो मुझे भी है। आप रचनाओं को जितना कहानी और कहावत के रूप में पढ़ते चलेंगे तो आपको याद होता जाएगा। रानी नागफनी किसकी खोज में निकली? तट की खोज में निकली।
क्लियर है? तब की बात और थी जब भूत के पांव पीछे थे। क्यों? क्योंकि पगडंडियों का जमाना हुआ करता था, लोग पगडंडी से चल के जाया करते थे, भूत देख लेते थे। याद हो गया? अच्छा भाई, सदाचार का ताबीज क्यों रखना पड़ रहा है? बेईमानी की परत है, और भाई बेईमानी है तो क्या है? शिकायत है, शिकायत मुझे भी है। क्लियर है? याद हुआ? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब इनके कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं और कैसे उनके दिन फिरे। अभी आप क्या कर रहे हो पीएससी की तैयारी करते हुए हरिशंकर परसाई के साथ में? कभी हंस रहे हो कि अरे आज बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, कभी रो भी रहे हो कि अरे कितना मुश्किल है। पर जब आपके दिन फिरेंगे, दिन कब फिरेंगे? जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हमें पीडीएफ में हमारा नाम आ जाएगा, तो हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है? कहानी संग्रह याद हो गया? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं व्यंग। हम देखेंगे कि जब भी व्यंग का नाम आता है, व्यंग के नाम बड़े व्यंग्यात्मक रूप में ही रखे जाते हैं। क्लियर है? कैसे याद कर लेंगे? वैष्णव की फिसलन। अच्छा, वैष्णव में फिसलन क्यों है? क्योंकि तिरछी तिरछी रेखाएं हैं, लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो वैष्णव की फिसलन है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। जब भी 26 जनवरी होती है अच्छी खासी ठंड पड़ती है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि विकलांग श्रद्धा का दौर है। क्लियर है? श्रद्धा क्या हो गई है? विकलांग हो गई है। तो वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, 4 इनके क्या हो गए? व्यंग हो गए। अच्छा, अब इसमें और इंपॉर्टेंट क्या, तो डबल सा बनाएंगे विकलांग श्रद्धा का दौर में। क्यों? क्योंकि विकलांग श्रद्धा के दौर हेतु ही इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, परसाई जी को। क्लियर है? किसके लिए? विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए, यानी कि अपने व्यंग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्लियर है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। वैष्णव की फिसलन है क्यों? क्योंकि तिरछी रेखाएं हैं। याद हुआ? आप चलते शरद जोशी के रूप। अगर आप शरद जोशी के बारे में स्कूल टाइम में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, तो आपको एक चीज पता होगी कि शरद जोशी जनरली व्यंग्यात्मक चीजें ही लिखते थे, व्यंग ही करते थे। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो व्यंग में ही हैं। चलिए, अब पहले तो देख लेते जन्म कब? 1931 उज्जैन। कब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन। ठीक, हमारे अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन से ही है। क्लियर? 1990 में शरद जोशी जी को पद्मश्री सम्मान मिला। क्लियर है? अब याद करते हैं रचनाएं। परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां। अब ये जीप पर सवार इल्लियां किसके लिए है? यह सरकारी अधिकारियों के लिए है। सरकारी, आपने स्कूल टाइम पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता, पर जब मैंने इसको पढ़ा था तो सरकारी अधिकारियों की इसमें कहानियां थी। और शरद जोशी जी का कहना है कि एक अधिकारी नाव में डूबते वक्त भी एक अधिकारी रहेगा। तो जीप पर सवार इल्लियां सरकारी अधिकारियों के ऊपर। ठीक, अब कैसे याद करेंगे? ऐसे, फिर किसी बहाने किनारे बैठते हैं, कहाँ? दूसरी सतह पर। फिर किसी बहाने कहाँ क्या करते हैं? फिर किसी बहाने किनारे बैठते हैं दूसरी सतह पर, जब भी संभव होगा समय मिलेगा। याद हुआ? फिर किसी बहाने किनारे बैठते हैं दूसरी सतह पर, जब भी संभव होगा समय मिलेगा। तो फिर किसी बहाने किनारे बैठ दूसरी सतह, यथा संभव यथा समय। याद हुआ? ठीक, परिक्रमा शरद जोशी जी। अब आगे की याद करते हैं। आगे की रचनाएं कैसे याद करेंगे? हमने कहाँ तक याद कर ली भाई? अब यथा संभव यथा समय हो गई। अब यत्र तत्र सर्वत्र, कहा क्या है? नाविक के तीर हैं। यत्र तत्र सर्वत्र में नाविक के तीर में है। क्यों? क्योंकि मुद्रिका का रहस्य मिलने वाला है। मुद्रिका कहाँ डूब गई है? नाव नदी में डूब गई है। तो यत्र तत्र सर्वत्र नाविक के तीर हैं। क्यों? क्योंकि मुद्रिका का रहस्य मिलने वाला है। क्लियर है? अब हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इसको कैसे याद करेंगे? भाई शरद जोशी जी हमें पता है कि व्यंग्यात्मक शैली के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं। तो भाई भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ना बोले तो कैसा व्यंग्यकार। क्लियर है? तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। अब झरता नीम शाश्वत थीम, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि घाव करे गंभीर। ठीक, झरता नीम शाश्वत थीम कहाँ पे? राग भोपाली में, है ना। नदी में खड़ा कवि घाव करे गंभीर। इनको तो एक साथ बिल्कुल बोलो, है ना। कैसे? नदी में खड़ा कवि घाव करे गंभीर। याद हो गई? अब एक चीज और,
अंधों का हाथी। ठीक, अब इसके बाद ये बोलना है कि ये बोलना है, इसमें आपकी आपकी मर्जी है। क्यों? अंधों का हाथी, मैं और केवल मैं, और एक था गधा उर्फ उल्लाद खां। ठीक, अब अंधों का हाथी, एक था गधा, और मैं और केवल मैं, ऐसे याद कर लो। ठीक, याद हुआ? बहुत बढ़िया। व्यंग में सरा जोशी जी का नाम बड़ा ही आता है। जीप पर सवार इल्लियां जो है वह सरकारी अधिकारियों के लिए उन्होंने बोली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी। अच्छा, रचनाओं में एक पीएससी का क्वेश्चन आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो एक क्वेश्चन पीएससी ये भी पूछता है कि निम्न में से रचनाएं किसकी नहीं है। क्लियर है? कोई रचना का नाम दिया और पूछ लिया कि नहीं है, और पता चला आपने नहीं नहीं पढ़ा और पढ़ लिया है और टिक कर दिया। क्लियर है? चलिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी, टिगरिया गांव, नर्मदापुरम। क्लियर है? होशंगाबाद से बहुत कवि आए हमारे यहाँ। मृत्यु इनकी नरसिंहपुर में हुई। ठीक, भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे सप्तक के प्रथम कवि थे। किसके? दूसरे सप्तक के। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रथम सप्तक क्या है, प्रथम सप्तक के कवि कौन थे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैंने क्या बताया था आपको। क्लियर है? अब भवानी जी की प्रथम रचना कौन सी थी? गीत फरोश थी। क्लियर है? याद हुआ? ठीक, अब इनके रचनाएं। अच्छा, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी में डबल स्टार बनाएंगे, बहुत पूछी जाती है। ठीक, खुशबू के शिलालेख और त्रिकाल संध्या। क्लियर है? त्रिकाल संध्या, इसमें त्रिकाल संध्या में भी डबल स्टार बनाएंगे। ये दो बहुत पूछी जाती है, एक बुनी हुई रस्सी और एक त्रिकाल संध्या। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे कि पहले सप्तक के कवि कौन से थे, कमेंट करके। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक, अब आगे की रचनाएं देखते हैं। रचनाएं कौन सी हैं? व्यक्तिगत, जब तुम आते हो चकित है दुख। जब भी कोई अपना अपना आता तो दुख जरूर भाग जाता, तो व्यक्तिगत, जब तुम आते हो चकित है दुख। ठीक, फसलें और फूल जिन्होंने मुझे रचा। ठीक, कुछ नीति कुछ राजनीति। क्योंकि क्यों? राजनीति में नीति तो है ही नहीं, पॉलिटिक्स में एथिक्स तो है ही नहीं, तो कुछ नीति और कुछ राजनीति। ठीक, मान सरोवर के दिन। क्लियर है? सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल जंगल। ये पूरा एक रचना है। सतपुड़ा के घने, ये तो पीवाईक्यू में पूछा भी है पीएससी ने, ये शायद 2023 की प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। आप देखना, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल। क्लियर? आप बताते हैं मुल्ला रामू जी के ऊपर। मुल्ला रामू जी कहाँ से? जन्म भोपाल। क्लियर है? इनके कैसे याद किया रहता है? गुलाबी उर्दू एक प्रकार की शैली के जन्मदाता रहे हैं मुल्ला रामू जी। ठीक, अब इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी बड़ी अतरंगी नाम है, आपको याद हो जाएंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे। अंगूरा, औरत जात, गुलाबी शायरी, जिंदगी, शादी, एवतीन, मुलाकात और लाठी और भैंस। ठीक, अब ऐसे याद कर लो, अंगूरा, औरत जात, शादी, जिंदगी, लाठी और भैंस। ठीक, एवतीन, मुलाकात, गुलाबी शायरी। क्लियर है? याद हो जाएंगे आपको, कोई कठिन नहीं। अच्छा, गुलाबी उर्दू के जन्मदाता वाला क्वेश्चन तो पीएससी का बड़ा फेवरेट है। अब आ जाते हैं बशीर बद्र, हमारे बहुत ही बेहतरीन शायर। जन्म इनका कानपुर में हुआ, बाद में यह भोपाल के निवासी हो गए। ठीक है, इनकी आस नामक एक कविता संग्रह था जिसके लिए 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप मुझसे पूछेंगे कि मैम हर साहित्यकार का क्या पुरस्कार याद करना जरूरी है, तो मैं आपसे कहूंगी थोड़ा एफर्ट डाल के याद कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर, ठीक, प्यार से बशीर बद्र, 1999 में पद्मश्री से सम्मानित। ठीक, अब रचनाएं कैसी? ओस की बूंदे, उजाले अपनी यादों के, एक आज तो पहले देख ली, ओस की बूंदे, उजाले अपनी यादों के, उजालों की परियां, हिंदी तुम्हारे लिए, रोशनी के घरौंदे और कौच। क्लियर? ओस की बूंदे, उजाले अपनी यादों के, उजालों की परियां, हिंदी तुम्हारे लिए, रोशनी के घरौंदे और कौच। क्लियर है? ठीक, आस कविता संग्रह के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1994 में। 1999 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है, आप बताते हैं बाल कवि बैरागी के ऊपर।
बाल कवि बैरागी, मूल नाम नंदराम दास बैरागी, निवासी कहाँ के, मनासा मंदसौर के निवासी। अब इनकी रचनाएं क्या थी, दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, भावी रक्षक देश के, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसमें डबल स्टार बनाएंगे, बहुत पूछा जाता है, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ठीक। फिर दो टूक, सारा देश हमारा, क्योंकि सरपंच है, ललकार और चांद में धब्बा, ठीक। इसमें दो जगह लगाएंगे, एक दर्द दीवानी में स्टार बनाएंगे और एक स्टार बनाएंगे अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये बहुत पूछी जाती है रचनाएं बाल कवि बैरागी जी की। क्लियर है, कहाँ से है, मनासा इंदौर से है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, कवि प्रदीप के ऊपर। पहले इनका मूल नाम तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, ठीक, कहाँ से, तो बड़नगर उज्जैन से। क्लियर है। अच्छा, कवि प्रदीप ज्यादा जाने जाते हैं रचनाओं के अलावा अपने गीतों के लिए। जब संतोषी माँ पिक्चर आई थी ना कि यहाँ वहां सभी जगह, तो ये गाना तो इन्होंने खुद गाया है। और इनके जितने भी गाने इन्होंने लिखे हुए हैं, राइटर रहे हैं ये सारे देशभक्ति के थीम पे ज्यादा रहे हैं। इन्होंने कुछ धारावाहिक जैसे विक्रम बेताल, बेताल 25 इस तरह करके कुछ धारावाहिक भी लिखे हैं। तो ज्यादातर गानों के लिए याद किया जाता है। कौन सा, ए मेरे वतन के लोगों, पहला तो ये। फिर चल चल रे नौजवान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, दूसरा तीसरा ये। फिर दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक। अब दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। यही ए मेरे वतन के लोग है जिसे बाद में किसने गाया था, लता जी ने गाया था। क्लियर है। तो हमें इसको याद करना है कि लगभग कुछ ऐसे जितने जो भी गीत हैं जो भक्ति देशभक्त जुड़े हुए हैं सभी कवि प्रदीप के द्वारा लिखे गए। अब अमृतलाल बैगड़, अमृतलाल बैगड़ पहली बात तो जबलपुर से है। क्लियर। नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है ये। अब क्यों विख्यात है मैं उनको बताती हूँ। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो नर्मदा के ऊपर हैं। ये माँ नर्मदा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की देवी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ठीक। तो नर्मदा के बारे में जितनी भी रचना वो सारी रचनाएं किसकी, अमृतलाल बैगड़ की। क्लियर है, याद हो गया, कहाँ से है, जबलपुर से है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी कि हमारे साहित्यकार कंप्लीट हो गए। यह है रणनीति बैच। इसमें आपको 51 ऐसे टॉपिक जहां से कम 70 से 75 क्वेश्चन आने कंफर्म है, ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। प्लस इसी में आपको 100 टेस्ट भी मिल जाएंगे जो नेगेटिव मार्किंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है। और आपको अलग से जब टेस्ट सीरीज देना हो बाइलिंगुअल तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो लेना ही लेना है। क्लियर है। चलिए, अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।